हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। अब हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये पैसेज को रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर देने। आपके सामने पैसेज है। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that existed. तो देखिए बच्चों, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। जब हमारा देश राष्ट्र बना आज़ाद होके, तब हमारे जो लीडर्स थे उनको भी बहुत चिंता थी कि हमारे देश में बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ हैं, बहुत सारी असमानताएं। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. तो देखिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री काम करेगी। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उनको अच्छे से पता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था और लोग किस तरीके से उसके खिलाफ संघर्ष करते थे। मैनी लीडर्स ऑफ दी स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। बहुत सारे लीडर्स ने जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट संघर्ष चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया। उनमें से डॉक्टर अम्बेडकर भी ऐसे थे जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब जो आपने पैसेज पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो इसका आंसर होगा इन 1947। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसका आंसर होगा अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुक है जो आपको बताती है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि हमारी कंट्री किस तरीके से फंक्शन करेगी। अगला क्वेश्चन है, नेम अ लीडर हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। उन नेता का नाम बताइए जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जिस तरीके से आपने पैसेज को किया था, क्वेश्चन के आंसर किए थे, सेम वही करना है। हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर करेंगे। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे अर्थ के मोशन की बात की जा रही है, सेकेंड मोशन की, जिसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट पर मूव करते हुए सन के अराउंड मूव करती है। इट टेक्स 365 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को सन का एक कंप्लीट चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है? 365 डेज एंड 1/4, मतलब कि 6 घंटे का टाइम लगता है। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. हम हमारी कन्वीनियंस के लिए एक साल में सिर्फ 365 डेज को मानते हैं, बाकी के जो 6 घंटे हैं उसको इग्नोर करते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 360 days is called a leap year. तो आपको मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि हमारा जो 2020 था वो लीप ईयर था, क्योंकि उसमें कितने डेज थे? 366 डेज थे। उसके बाद में हम बात करते हैं 2021 की, उसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए। फिर 22 की बात करते हैं तो 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए, 23 में 6 घंटे एक्स्ट्रा, और फिर 2024 में 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। इस तरीके से हमारे टोटल कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स हो गए, और 24 आवर का मतलब होता है पूरा एक दिन। तो 2024 में जब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारा 2024 क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जब एक साल में 366 डेज होते हैं उस ईयर को कहा जाता है लीप ईयर। और ये जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है वो किस में ऐड किया जाता है? फरवरी महीने में ऐड किया जाता है। द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जिस ऑर्बिट पर मूव कर रही है उस ऑर्बिट को कहा जाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पूरे ऑर्बिट पर मूव करते हुए अर्थ हमारी केवल एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हमारा जो पूरा साल होता है उसको 4 सीजन में डिवाइड किया गया है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन में चेंज होता है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं। अब जो पैसेज पढ़ा है उसके क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में, एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है? इसका आंसर होगा द अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun.
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, इसका आंसर होगा अ ईयर विद 360 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। जिस साल में 366 डेज होते हैं उस साल को क्या कहा जाता है, लीप ईयर। अगला क्वेश्चन है नेम द 4 सीजन। 4 सीजन्स के नाम बताना है आपको, तो इसका आंसर होगा समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये क्वेश्चन भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पढ़ते हैं पैसेज को। द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद रेदर देन जन्स। देखिए बच्चों, जन का मतलब तो होता है एक छोटा सा ग्रुप और उसका एक राजा होता था, लेकिन जब राजा बड़े बड़े अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे तो वो क्या कहलाते, जनपद के राजा कहलाते थे। The word जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट फूट एंड सेटल डाउन। सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं कि जनपद का मतलब क्या होता है, तो जनपद एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग गए, वहां पर उन्होंने अपने घर बनाए, बस्तियां बनाई और वहीं पे वो सेटल हो गए, उसको कहा जाता है जनपद। Archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद such as पुराना किला एंड दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर ईटा। तो देखिए बच्चों, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी खुदाई की इन जनपदों में तो बहुत सारी इनको बस्तियां मिली, जैसे कि दिल्ली में क्या मिला, पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर और ईटा में क्या मिला इनको, अतरंजी खेड़ा। तो ये कुछ ऐसे सेटलमेंट्स थे जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और कैटल्स के साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी पालते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। वो डिफरेंट टाइप की फसलें उगाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीशम एंड मस्टर्ड। अब आपसे पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस कौन परफॉर्म करता था, इसका आंसर होगा द राजा परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड जनपद मीन। जनपद का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट फूट एंड सेटल डाउन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द क्रॉप्स ग्रोन इन जनपद। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जनपद में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो इसका आंसर होगा दे ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीशम एंड मस्टर्ड। पेपर का अगला सेक्शन आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई डिड द हंटर गैदरर ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों ट्रैवल करते थे, इसका आंसर होगा हंटर गैदरर माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या था, इन सर्च ऑफ फूड। इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल एट दैट प्लेस। तो देखिए बच्चों, अगर जो हंटर गैदरर हैं वो एक ही जगह पे रहेंगे तो वहाँ पर जो अवेलेबल प्लांट है, एनिमल्स हैं, उन सबको खा जाएंगे, तो वहाँ पे उनके खाने की कमी हो जाएगी। अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो वो खाने की तलाश में घूमते थे। अगला पॉइंट है इन सर्च ऑफ एनिमल। एज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, हंटर्स ऑल्सो मूव टू चेज देम फॉर हंटिंग। देखिए, जो हंटर गैदर थे वो शिकार करते थे, तो एनिमल्स क्या थे कि एनिमल्स भी अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो इनका शिकार करने के लिए भी हंटर गैदर इनका पीछा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो व्हेन द सीजन चेंज फूड गैदरर हैड टू मूव टू अनदर प्लेस टू गैदर डिफरेंट फ्रूट। तो देखिए बच्चों, जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट्स देते हैं, इसीलिए जैसे सीजन चेंज होगा उस हिसाब से फूड गैदरर को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्च ऑफ वाटर। दे ऑल्सो हैड टू ट्रेवल इन सर्च ऑफ वाटर एज मोस्टली द लेक्स एंड रिवर्स वर सीजनल। देखिए बच्चों, हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से पानी पे डिपेंड है। तो क्या होता है, जो नदियाँ और जो लेक्स थी वो मौसम पे डिपेंड थी। जब बारिश का मौसम होता था तो उसमें पानी रहता था, लेकिन अगर बारिश का मौसम नहीं है तो नदियाँ और जो लेक्स थी वो सूख जाती थी। इस वजह से उनको सीजन के हिसाब से उनको पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब आपको बताने की रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा द मोमेंट मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज डिफाइंड एज रोटेशन। वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स और अ डे। तो देखिए, अर्थ का अपनी एक्सिस पर मूव करना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे या फिर पूरे एक दिन का टाइम लगता है। अर्थ का सेकेंड मोशन होता है रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो हमने भी डिस्कस किया था कि जब अर्थ अपने ऑर्बिट पर सन के अराउंड मूव करती है तो उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स नियरली। और कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी के बारे में क्या कहता है, तो इसका आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पीपल आर इक्वल।
क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे इंडिया के जो सभी लोग हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वलिटी इज की फीचर विच यूनाइट ऑल इंडियंस। इक्वलिटी, हमारे देश की जो इक्वलिटी है वो एक ऐसी विशेषता है जिसने हमारे इंडियंस को एक साथ कर रखा है, एकजुट कर रखा है। अगला पॉइंट है एवरी पर्सन इज गिवन इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को इक्वल राइट देने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश। तो देखिए बच्चों, पहले क्या था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, मिडिल कास्ट के लोग हैं, वो उनको लगता था कि अगर हम लोअर कास्ट के लोगों को अगर हाथ भी लगा देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, अछूते हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने एक कानून बना दिया कि अगर हम किसी के साथ पे भी कास्ट के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, हमको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब लोग अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ में प्रोफेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द गवर्नमेंट टेक स्टेप टू रियलाइज दैट पुअर पीपल गेट इक्वलिटी। गरीब लोगों को भी इक्वलिटी दिलाने के लिए सरकार को कुछ स्टेप उठाने होंगे। तो ये सारी बातें बताई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी के बारे में। पेपर का अगला सेक्शन आपका सेक्शन ई, जो कि आपका मैप वर्क है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क दीज जनपद और महाजनपद। तो आपको यहाँ पर 3 जनपद महाजनपद दे रखे हैं, आपको इनको इंडिया के मैप पे लोकेट करना है। क्या है, गांधार, अवंती एंड मगध। तो आपको यहाँ पर लोकेट करना है। तो आपके सामने इंडिया का मैप है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो गांधार है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अवंती आपका एमपी में है और मगध आपका बिहार में। तो ये आपकी क्या है, इनकी प्रेजेंट लोकेशंस हैं। इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर को कंप्लीट किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको यूज़ लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।